गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने आपका जो 10th क्लास की जो अर्थशास्त्र है यानी कि उसके जो फर्स्ट चैप्टर है जो मानव विकास है उसको हम पढ़ रहे थे। मानव विकास में मैंने आपको बताया कि विकास 3 प्रकार का होता है। विकास कौन सा होता है? एक तो भौतिक विकास। विकास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो विकास है वो है भौतिक विकास। दूसरा जो विकास है वो आपको क्या बताया था मैंने? सेकेंड जो विकास बताया था आपको मानसिक। मानसिक विकास। तीसरा जो विकास बताया था वो क्या बताया था आपको? शारीरिक विकास। तो इस प्रकार से विकास जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है शारीरिक विकास, फिर मानसिक विकास और फिर भौतिक विकास। उल्टा लिख दिया, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और फिर भौतिक विकास। आए समझ में आपको? तो ये 3 प्रकार के विकास होते हैं और हमने पढ़ा था इसमें खास करके जो हमारा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो भौतिक विकास की या आर्थिक विकास की हम इसमें बात कर रहे हैं, क्योंकि बुक जो हमारी बुक है उसी का नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है। शारीरिक जो विकास होता है वो मनुष्य का शारीरिक यानी कि शरीर की लंबाई है या वजन है, ठीक है, वो उसमें मापा जाता है। मानसिक विकास में मनुष्य का बौद्धिक विकास IQ को मापा जाता है। और अगर भौतिक विकास की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि आर्थिक विकास में खास करके आय को, इनकम को मापा जाता है। किसी भी देश की अगर हम अर्थव्यवस्था को मापते हैं तो ये पिछले टॉपिक में हो चुका था, थोड़ा सा रिविजन फिर करा रही हूँ मैं, कि किसी भी देश की अगर हम अर्थव्यवस्था को मापते हैं, विकास को मापते हैं, तो सबसे पहले उसकी इनकम को मापा जाता है। और इनकम भी किसकी? इनकी पर पर्सन की यानी कि एक व्यक्ति की जो इनकम होती है, प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसको मापा जाता है। विश्व बैंक के द्वारा जो विकास की जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो भी इसी तरह आधार पर तैयार की गई है कि किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी उतना ही उसका विकास होगा। आगे समझे आपको? तो इसमें क्या रखा गया था? विश्व बैंक के अनुसार 2017 के अनुसार क्या रखा गया था कि US से, संयुक्त राज्य जो अमेरिका के जो डॉलर है, जो मुद्रा है, वो मुद्रा 12,056 प्रति व्यक्ति, अगर किसी एक साल की एक व्यक्ति की इनकम कितनी होनी चाहिए? 12,056 अमेरिकी डॉलर अगर किसी व्यक्ति की है तो वो देश किस में आएगा? विकसित राष्ट्र में आता है। आगे समझ में? और अगर किसी भी देश की प्रति व्यक्ति की एक साल की जो इनकम है, आय है, 995 अमेरिकी डॉलर है तो किस में आएगा? निम्न वर्ग में आता है, यानी कि गरीब देशों की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन हमारा जो देश है, अगर हम बात करते हैं 2017 की, 2017 की, तो हमारा देश जो हमारा देश की जो है वो हमारे प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1820 रुपये है। तो न तो हम विकसित राष्ट्र में आते हैं और न ही हम निम्न राष्ट्र में आते हैं, यानी कि हम मध्य श्रेणी में आते हैं। आगे समझ में? तो इस प्रकार से जो अगर हम किसी देश के जो विकास है उसको मापा जाता है। इसके अलावा विकास को मापने के और भी तरीके हैं बेटा, खाली यही नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले ये आता है। फिर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आ गई। दूसरा आ गया शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। तीसरी जो आती है वो आती है साक्षरता, और उसके बाद में आगा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। इस प्रकार से अगर किसी देश के विकास को मांगते हैं तो सबसे पहले कौन सा है? प्रति व्यक्ति है, दूसरा शिशु मृत्यु दर है, तीसरा साक्षरता है और जीवन प्रत्याशा दर है। आगे समझ में आए? जीवन प्रत्याशा दर, इन चीज़ों को देखकर किसी भी देश के विकास को मापा जा सकता है। तो हमने देखा कि अगर हम सिर्फ विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय के, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर ये भी पढ़ेंगे कि सिर्फ औसत आय से ही किसी देश का नहीं मापा जा सकता। अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे देश में मान लो कि पंजाब है, आज के टाइम में अगर हम बात स्टेट लेवल पे बात करते हैं
तो पंजाब की प्रति व्यक्ति जो आय है वो हमारे देश के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मानव विकास की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन है, मानव विकास में केरल है। यानी कि क्या है, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय में कौन देश आगे है, प्रति व्यक्ति आय में कौन है, पंजाब। प्रति व्यक्ति आय में पंजाब है। लेकिन मानव विकास में कौन है, मानव विकास सबसे अधिक किसका है, मानव विकास किसका भी सबसे अधिक है, मानव विकास में सबसे ज़्यादा है केरल। अब देखो कि मानव विकास सबसे ज़्यादा केरल का क्यों है, क्योंकि इसमें मैंने आपको इससे पहले क्या बता चुकी हूँ, प्रति व्यक्ति आय, फिर क्या है, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता और जीवन प्रत्याशा दर। अगर हम इन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय पंजाब की है, ठीक है, लेकिन शिशु मृत्यु दर भी पंजाब की ज़्यादा है, ठीक है। साक्षरता में भी पंजाब 100% नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ऊपर आने से क्या होता है, हम किसी भी राज्य या देश को हम विकसित नहीं मान सकते जब तक उसकी साक्षरता, लिंग अनुपात और ये उसकी क्या है, शिशु मृत्यु दर जब उसकी सही नहीं हो। लिंग अनुपात में केरल ज़्यादा है, और अगर साक्षरता में भी बात करें तो केरल क्या है, 100% है। शिशु मृत्यु दर भी पंजाब से कम है। इस वजह से क्या है, केरला की जो है वो मानव विकास है वो केरला का ज़्यादा है। आई समझ में आपको। अब इसके बाद में आप देखिए आय और अन्य मापदंड। देखिए आपको मैंने बताया ना कि कौन कौन से अन्य मापदंड है। मानव विकास को मापने के लिए आय के अलावा दूसरे भी मापदंड होते हैं, जो अभी आपको मैं बता चुकी हूँ। कौन कौन से बताए थे अभी आपको मैंने। अब ऐसे में जब हमने व्यक्तियों, आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि अपनी शिक्षा, दूसरों के आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश के या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो औसत आय के अतिरिक्त महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकते हैं, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा भी कर सकते हैं। हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। अब ऊपर आप इसमें देखिए, हरियाणा, केरल और बिहार तीनों की प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हरियाणा की अगर प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं तो कितनी है, 1,62,034 है। जबकि केरला की कितनी है, 1,40,190 है। बिहार की अगर बात करते हैं 31,454 है। तो इसमें अगर मानव विकास हम बात करते हैं, मैंने बताया मानव विकास में 1 नंबर पे भारत में अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है, केरला है। कारण क्या है, क्योंकि साक्षरता, लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा किसकी है, केरला की है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय कम होने के बाद भी केरला क्या है, हरियाणा या पंजाब, यहाँ हम कहें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या है, इसी की मानव विकास। ये विशेषता क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम कर चुके हैं। हरियाणा, केरल और बिहार के प्रति व्यक्ति आय दर्शाई गई है। वास्तव में ये आंकड़े कितने 2015-16 के हैं कि वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ समझते हैं उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य के प्रति व्यक्ति आय का मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक है, लेकिन मानव विकास में केरल से पीछे है, ठीक है, और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ यह हुआ कि औसतन हरियाणा का में एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल कितना है 31,454 रुपये कमा पाते हैं। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों का हरियाणा सबसे अधिक है, बिहार सबसे कम राज्य माना जाएगा। हम इन तीनों राज्यों के कुछ आंकड़ों पर नज़र और डालते हैं। देखिए आप अगली सारणी में क्या बताया गया है। अब दूसरी सारणी देखिए आप, इसमें हरियाणा में देखिए आप शिशु मृत्यु दर हरियाणा की 33 है, जबकि किसकी, केरल की कितनी है 10 है और बिहार की 38 है। साक्षरता दर में हरियाणा 82% है, जबकि केरला की 94 है और बिहार की 62 है। निवल उपस्थित अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 से 15, ये देखो आपको समझाती हूँ, आप फिर समझना। निवल उपस्थित अनुपात ये किसको माना जाता है, स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की जो अटेंडेंस होती है उसमें माना जाता है।
कि 100 बच्चे अगर हैं, 14 से 15 साल के अगर 100 बच्चे हैं, उनमें जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं। हरियाणा में 100 में से 14 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, 100 में से 61 बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जा रहे हैं। जबकि केरला में 83% बच्चे जा रहे हैं और बिहार में 43% बच्चे जा रहे हैं। तो हमने क्या देखा इस सारणी के अंदर, हमने ये देखा बेटा कि देखो इसमें शिशु मृत्यु दर भी किसकी है, केरला की कम है, जबकि साक्षरता किसकी ज़्यादा है, केरला की ज़्यादा है। और अगर हम स्कूल में जाने वाले बच्चों की अटेंडेंस देखते हैं तो वो भी क्या है, केरला की ज़्यादा है। तो इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय को छोड़कर हम अगर तीनों चीज़ों को देखते हैं तो केरला क्या है, 1 नंबर पे आता है। इस हिसाब से क्या है, केरला हमारे देश के 28 राज्यों में सबसे 1 नंबर पर क्या है, मानव विकास आता है केरला का। आगे समझ में। इसके बाद में आप देखो शिशु मृत्यु दर का मतलब समझते हो क्या होता है कि एक साल में पैदा होने वाले बच्चों में से, मान लो कि एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे जीवित रहे और कितने बच्चों की मृत्यु हो गई, उसको मृत्यु दर कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। और ये होती है 0 से 6 के बीच में। शिशु मृत्यु दर कितनी होती है, 0 से 6 के बीच में जो बच्चे मरने वाले बच्चों की। साक्षरता का मतलब क्या होता है कि 7 वर्ष तक का व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है या व्यक्ति होता है, वो स्कूल में जाना सीखे और कोई भी भाषा में पढ़ना लिखना और सिंपल सा गुणा जोड़ बाकी करना अगर उसको आ जाता है तो ये उसके लिए क्या, उसको साक्षर माना जाता है। ठीक है। निवल उपस्थित अनुपात का मतलब क्या होता है, 14 से 15 वर्ष की आयु को के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की आयु वर्ग के कुल बच्चों के प्रतिशत। मैं आपको वैसे समझा देती हूँ इसको अपनी भाषा में कि मान लो 14 से 15 वर्ष की उम्र में जो स्कूल जाने वाले बच्चे, मान लो 100 बच्चे हैं 14 से 15 की उम्र में, उन 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चों की अटेंडेंस है, उपस्थिति है, वो होती है निवल उपस्थिति अनुपात। आया इतना आपको समझ में। अगला देखो क्या यह तालिका क्या दर्शाती है। तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल क्या है, केरल 100 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। लेकिन हरियाणा में इसका अनुपात कितना है, 36 था, जो कि केरला में इसका अनुपात कितना है, 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय केरला से ज़्यादा है, जो कि हम देख चुके हैं। ज़रा सोचें कि क्या आपने माता पिता के लिए आप अपने कितने प्यारे हैं। यह सोचें कि सब लोग कितने प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसा माता पिताओं के बारे में सोचें जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं, तो ऐसे माता पिताओं को कितने दुख महसूस होता होगा। दूसरा ये देखें कि आंकड़े किस वर्ष के हैं। वर्ष 2016 में, हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। हमारे देश के बड़े शहर, ऊंची नीची इन समस्याओं से शिशु मृत्यु दर समाप्त नहीं हो जाती है। तालिकाओं के अंतिम स्तंभ दिखाते हैं कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद दूसरी स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते हैं होते तो अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा वो क्या होती है, आपको लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बेचारे क्या करते हैं, उस टाइम में वो अपने माता पिता के साथ कहीं न कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं। ठीक है। अब देखिए सार्वजनिक सुविधाएं किस प्रकार की, हम मानव विकास को उसी कहते हैं कि सार्वजनिक सुविधाएं किस देश में कैसे वहाँ मिलती हैं। ऐसा क्यों, हरियाणा के औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन आय के अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जब जेब में रखा रुपये सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सकें जिनकी आपको हम बेहतर जीवन के जीने की आवश्यकताएं हो सकती हैं। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में महत्वपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। बिना मिलावट की दवाएं, यानी कि मैं आपको वैसे बता देती हूँ इसमें कि आपके पास जेब में पैसे हैं, आज के टाइम में मान लो आपके पास पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास आप चारों तरफ जो पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में जो प्रदूषण हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, क्या आप अपने आप के लिए शुद्ध हवा खरीद सकते हैं? उन पैसों से नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन क्या आप आज के टाइम में, इतने भ्रष्ट टाइम में, क्या आप बिना मिलावट की कोई वस्तुएं खरीद सकते हैं या बिना कोई दवाई ऐसी खरीद सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ की सरकार का अच्छे से काम करना
और आम जनता के लिए अच्छा मतलब काम करना, जिससे लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया कराना, इसी को मानव विकास कहा जाता है। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं की सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके गांव या इलाके में अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता, क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और दूसरी स्कूल में पढ़ने के लिए न भेज दें। ठीक है, आप इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जिनसे कि सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा में नहीं ले पाती हैं। सरकार, समाज इसके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। आए समझ में आपको? विकास किसे कहते हैं? विकास को मापने, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विकास की बात करते हैं, तो उसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकास को मापा जाता है। लेकिन अगर हम अन्य पहलुओं को देखकर विकास की बात करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में आपका के पास में साक्षरता भी होनी चाहिए, लिंग अनुपात भी इसका अच्छा होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर भी कम होनी चाहिए, तभी जाकर किसी देश या राज्य की विकास माना जा सकता है। आया आपको समझ में इतना चैप्टर बेटा? अगला देखिए, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस एक छोटा सा श्रीलंका हर विषय के में भारत से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश विश्व में इतना नीचे क्रमांक है। तालिका 1.6 में यह भी दिखाती है कि यदि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित पीछे नहीं है। HDI के प्रकलन के लिए हम बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है और लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ पहलुओं पर विचार किया जाए? देखो बेटा, आपको मैंने बताया कि हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। अगर हम मानव विकास की बात करते हैं तो श्रीलंका हमसे ऊपर है। ठीक है, अगर हम नेपाल और भूटान की बात करते हैं, बहुत गरीब है, लेकिन अगर प्रति व्यक्ति में आयु में हमसे कम है वो, लेकिन मनुष्य आयु यानी कि जीवन प्रत्याशा दर वो लगभग हमारे बराबर है उसकी। विकास की धारणीयता, हम विकास को किस तरह से परिभाषित करें? अभी के लिए मान लें कि विशेष देश काफ़ी विकसित है। हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर कोई ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। धारणीयता का मतलब ये होता है कि अगर आप विकास करना चाहते हो तो क्या मतलब है कि आप इतना जो प्राकृतिक जो संसाधन को इतना उपयोग करें कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो काम मिले। भूमिगत जल नवीनीकरण संसाधन का उदाहरण फसलें और पौधों की तरह इन साधनों का पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही है तो पुनः पूर्ति अधिक प्रयोग करते हैं, तो हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। मैंने कहने का मतलब है कि हमें प्राकृतिक उन संसाधनों को, हम कोई भी प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग हमें इस प्रकार से, अगर मैंने पुण्य पूर्ति हो गई, जैसे बारिश का पानी है, ठीक है, ये रिसाइकलिंग होता रहता है, तो बारिश के इस पानी को हम जितना उपयोग करना चाहें उसको कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर हम भूमि जल जिसको बोलते हैं, यानी कि ज़मीन से नीचे से जो पानी निकाला जाता है ट्यूबवेल के द्वारा, उस पानी को अगर हम अंधाधुंध उसको खर्च करेंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से प्राकृतिक गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, या प्राकृतिक सीमित संसाधन है जिनका एक निश्चित भंडार होता है, जिनको दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के संसाधनों को हमें सोच समझ कर उनका उपयोग करना चाहिए। इसी को विकास की धारणीयता कहा जाता है। समझ में आया आपको? प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से सोच समझकर विकास करना जिनको कि हमें एक बार प्रयोग में लेने के बाद में उनको दोबारा में
प्रयोग में नहीं ला सकते हैं उनको हमें बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। जिनका नवीनीकरण हो सकता है उन चीज़ों को हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, यहाँ आवश्यकता से ज़्यादा भी उनको हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और बाकी हम आपका अगले वीडियो में पूरा कराएंगे। धन्यवाद।